नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान मुस्लिम उम्मा के मसाइल को और डिफरेंसेस को हल करने में लगे हुए हैं। वो ईरान जाते हैं, बहुत एक सक्सेसफुल तरीके से वहाँ बातचीत करते हैं, सऊदी अरब के हवाले से वहाँ से वापस आते हैं और हमें पता चल रहा है कि कल वो सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। कोशिश है कि सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ट्राइलैटरल किस्म का डायलॉग कराने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेचर भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो सो कॉल्ड आज़ादी मार्च है, उसमें उस वक्त ज़्यादा जान पड़ जाती है जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब अपना वज़न पूरी तरह से उस पलड़े में डालते हैं। फिर वो एक ख़त लिखते हैं जिसके कंटेंट से कोई मालूम नहीं है। अब बताया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने आज़ादी मार्च का आगाज़ 27 अक्टूबर को सक्खर से करेंगे, सिंध से करेंगे। क्यों करेंगे सक्खर से, क्यों करेंगे सिंध से? उसकी वजह है कि मौलाना को ख़तरा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा से वो आज़ादी मार्च का आगाज़ करेंगे या पंजाब से करेंगे तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। सो मौलाना की स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली ये है कि मौलाना सक्खर से मार्च करते हुए पंजाब तक पहुँचेंगे। ज़ाहिर है पंजाब से तो गुजरना होगा, उस्मान बुज़दार साहब के सूबे से तो गुजरना है, वहाँ तक पहुँचेंगे और बहुत मोमेंटम गेन कर चुके होंगे ताकि मौलाना को कोई हाथ न लगा सके। मौलाना ने एक अपने लिए डिफेंसिव कोर भी तैयार किया है, उसको एक तरह से समझे रेनोवेट किया है अंसारुल इस्लाम को, जिन्होंने बाकायदा एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है। ये सही है कि ताहिरुल कादरी अपने साथ एक जत्था लेकर आए थे इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए, लेकिन वो जत्था यूनिफॉर्म नहीं था। अब यहाँ एक यूनिफॉर्म जत्था है। आपसे चंद हफ्तों या महीनों के बाद जब ये इमेजेस दुनिया देखेगी तो शायद दुनिया को इसका कॉन्टेक्स्ट और सायाको सबक ना पता हो, लेकिन उन्हें ये बात समझ आएगी कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में मजहबी इंतहा पसंद है, जत्थे हैं, यूनिफॉर्म पहना जाता है, मिलिशिया की शक्ल है, डंडे कैरी किए जाते हैं। गालिबन मौलाना ये सिग्नल देना चाह रहे हैं या मौलाना को अंदाज़ा नहीं है कि इसका मैसेज दुनिया में, ख़ास करके मगरब में क्या जाएगा। ये एक चीज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसने सबसे पहले 27 अक्टूबर की तारीख पर भी एतराज़ उठाया था। उसके बाद पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ने भी इस एतराज़ को पिकअप किया, जब पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने मौलाना से बाकायदा ये डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी कि मौलाना 27 अक्टूबर की तारीख जो है ना रखें क्योंकि उसका कश्मीर से ताल्लुक़ है। अब ये जत्थों वाली जो चीज़ है ये भी हमारे जहन में बहुत अजीब लग रही है कि मौलाना ये क्या मैसेज यहाँ पर देना चाह रहे हैं। बहरहाल ये एक इब्तदाइया था। मेरे साथ बहुत डिस्टिंग्विश पैनल है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं ज़रदाज गुल साहिबा जो वज़ीर मुमलिकत हैं, मेरे साथ हैं इस्लामाबाद में, वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त भरपूर एनालिसिस करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। हम उनसे समझेंगे क्या हो रहा है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा रहनुमा हैं मुस्लिम लीग की, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं पंजाब असम्बली से, वो भी हमें ज्वाइन कर पाएंगी इसी डिस्कशन में। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा ब्यूरो चीफ पेशार 92 न्यूज़ के मुमताज़ बंगिश साहब की तरफ। मुमताज़ बंगिश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुमताज़ बंगिश साहब, मैं ये जो फुटेज देख रहा हूँ गुज़िश्ता 3-4 दिन से, और संडे को भी इसका बड़ा भरपूर मुजाहरा किया गया, ये मौलाना क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपने इंसान की बात की, तो अगर हम इसकी तारीख पे गौर करें तो 1910 में शेख उल हिंद ने इसकी बुनियाद रखी थी। उस वक्त इसे जो नाम दिया गया था वो भी जमीयत अंसार का नाम दिया गया था। और उस वक्त बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम खुद ये बात तस्लीम करते हैं कि जब अंग्रेज का तसल्लुत बरसगीर पर हुआ तो शेख उल हिंद ने दिल्ली की दहलीज पर साम्राज्य क़ुव्वतों के मुकाबले के लिए जमीयत उल अंसार की बुनियाद रखी थी। अगर बात यही है और यही चल के आ रहे हैं यही लोग, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक फोर्स है जिससे पार्टी में एक तंजीम की शक्ल में मुतारिफ किया गया है। अब उन्हें डंडे देकर और यूनिफॉर्म पहनाकर अगर उसे मार्च में अपनी सिक्योरिटी के नाम पे पुलिस या दूसरे फोर्सेस के सामने लाया जाता है तो मेरा ख्याल है ये तो आईन की भी खिलाफ वर्जी है। और ये जो है ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक फोर्स है, इसके पास बगैर डंडे हैं लेकिन उनके पास कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है और मेरे ख्याल में ये तासुर बाहर की दुनिया में भी बड़ा गलत जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं वो उससे जब इससे बात होती है तो वो देश में आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी इनसे करवाते हैं। अपनी सिक्योरिटी बेशक इससे करवाएं, मुख्तलिफ जमातों में भी इस किस्म की सिक्योरिटी के दूसरे जो लोग हैं, जो रजाकार हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इस तरह का यूनिफॉर्म और इस तरह की उन्हें डंडे तैयार करके देना और फिर उनकी पैक करवाना और फिर मीडिया पे उसका डिस्प्ले करवाना और वो करवाना,
मेरे ख्याल में ये कह सकते रहे हैं कि हम मुसल्ला भी हो सकते हैं, हम मुकाबला भी कर सकते हैं, हम फोर्सेस का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा तासुर जो है न सिर्फ मुल्क के अंदर जा रहा है बल्कि बैरून मुल्क भी इंतहाई गलत किस्म का तासुर इसका बंगी साहब एक सवाल और है, सिर्फ एक सवाल और है कि ठीक है कि शायद मौलाना अपनी थी या मौलाना के साथ उनके जो रुफ़क़ा कार हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ सियासी जमातों को बताना चाह रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, हमारे पास बाकायदा एक मिलिशिया है। लेकिन चंद हफ्तों और महीनों के बाद ये जो इमेजेस हैं मौलाना के जत्थों के, अंसारुल इस्लाम के, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, डंडे कैरी किए हुए, लोग ये भूल जाएंगे मगरबी दुनिया में, BBC में, अल जज़ीरा इंग्लिश में, हिंदुस्तान का मीडिया, वो सब इसको डिस्कनेक्ट कर देगा इस वक्त के हालात से। ये मौलाना इतने इंटेलिजेंट आदमी, इतने ज़हीन आदमी उनको कहा जाता है, क्या उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इसकी अल्टीमेट प्रोजेक्शन जो है वो दुनिया के ज़राए इब्लाग में क्या होगी, या वो चाहते हैं कि दुनिया इसको इस तरह से देखे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि दुनिया इसको इस तरह से देखे? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी बात है, लेकिन मैं इससे हटकर एक और बात आपको बताऊं कि अंसारुल इस्लाम जो है ये एक मुतहरिक तंजीम का एक नाम है जो खैबर एजेंसी में बरसर इफ्तिखार था एक दूसरे मुखालिफ तंजीम के साथ, और उसे ये नाम देना, अंसारुल इस्लाम का नाम अपनी एक जो बजाय ये कहते हैं कि अपनी सिक्योरिटी के लिए है, तो उसे ये नाम देना भी बजाते खुद ठीक काम नहीं है। और फिर जब बाहर की दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि ये अंसारुल इस्लाम है, तो जाहिर है इससे तासुर ये लिया जाएगा कि कहीं इसकी कनेक्शन किसी ऐसी तंजीम से तो नहीं। तो फिर उनको यूनिफॉर्म पहनाना और फिर उनको डंडे पकड़वाना, एक डंडा बरदार फोर्स तैयार करना, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका मगरब में भी उसी तरह से तासुर जा रहा है, और ये तासुर कायम होगा। जमीयत उलमा इस्लाम की बात मैं नहीं कर रहा, मदरसों की बात मैं कर रहा हूँ। मदरसों के बारे में ये तासुर जाएगा कि वहाँ पे शायद अभी इस किस्म की फोर्सेस तैयार की जा रही हैं कि जिनका काम है लड़ना, और ये एक डिसिप्लिन फोर्स होती है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया बंगी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प एक नुक्ता नाज़रीन यहाँ पे वर्ज कर रहा है कि अंसारुल इस्लाम के नाम से एक बैंड आउटफिट भी है जो मिलिटेंट आउटफिट थी, जिसे बैन किया गया है। दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इस नाम से, इस टर्म से वाकिफ़ है। मौलाना उस टर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना सिर्फ एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत के साथ ब्रिंक्समैनशिप कर रहे हैं, या मौलाना दानिस्ता तौर पर दुनिया के ज़राए इब्लाग को, मगरबी दुनिया को एक सिग्नल और एक मैसेज दे रहे हैं? क्या उस सिग्नल के जरिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को डराना चाह रहे हैं? और शायद मौलाना को अंदाज़ा नहीं है कि मदरसों को इस किस्म के जत्थों के साथ लिंक करके मौलाना मदरसों के बारे में अब एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो उठा रहे हैं। शायद मौलाना ने इसको थिंक थ्रू नहीं किया कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आके इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। मैं आता हूं जनाब ज़रताज गुल साहिबा की तरफ। ज़रताज गुल साहिबा, आपकी हुकूमत तो यकीनन अब बहुत डर गई होगी, बहुत खौफज़दा हो गई होगी, बिकॉज पहले तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर कहते थे कि हम रास्ता रोक लेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तो आपकी हुकूमत नेगोशिएशंस पे आ गई है। चौधरी शुजात हुसैन साहब को इंगेज किया जा रहा है, परवेज़ इलाही साहब को कहा जा रहा है कि भाई मौलाना से हमारी जान बचाएं किसी तरह से। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। नेगोशिएशंस करना, डायलॉग करना, चाहे वो हमारे उसके ज़रिए हो, कादर साहब के ज़रिए हो, या फिर वो पंजाब की हुकूमत के तरफ से हो, कोई भी उनसे मुज़ाकरात करे, किसी को इंगेज करना और डायलॉग करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो इमेजेस हम देख रहे हैं अंसारुल इस्लाम के, ये तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को क्या, सिर्फ आने वाली तमाम नस्लों को, पाकिस्तान को इसलिए डरना चाहिए कि हम 9/11 के बाद बड़ी मुश्किलों से एक इतनी लंबी जंग से निकले जिधर हमने 70,000 लोगों को शहीद हुए हैं। और मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि जिसका बम ब्लास्ट में या ड्रोन अटैक में या सुइसाइड बॉम्बिंग में की वजह से कोई लोग जब शहीद होते हैं ना, वो जली हुई लाशें उन घरों से पूछे जिनके घरों में, क्योंकि हमने उठाई है। मेरा अपना भाई NCA ग्रेजुएट जो है वो बम ब्लास्ट में शहीद हो चुका है। अब जंग किसी और की, कहाँ, या माई ओन ब्रदर NCA ग्रेजुएट विद ऑनर, और वो शहीद हो चुका है। so थैंक यू जी। लेकिन मैं उसको ट्राइबल उसको इंस्टिंक्ट को मैं बदलना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जब नॉर्थ वजीरिस्तान पे ऑपरेशन हुआ, जब साउथ वजीरिस्तान पे ऑपरेशन हुआ, वजीर ट्राइब, मैसूर ट्राइब, दावर ट्राइब, हम उन लोगों में से थे जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को, चॉपर को, कॉन्वाय को हम लोगों ने प्रोटेक्शन दी। हम लोकल लोगों ने कहा कि जी हम नहीं चाहते हैं कि कोई अफगानिस्तान से आके, कोई उधर से आके रेडिकलाइज इस्लाम तो वही जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है, सिर्फ एक इस्लाम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले। हमें यह मत बताए कौन लिबरल है, कौन रेडिकलाइज है, तो कोई हम इस्लाम के नाम पर यूज़ ना करे। हमने अपने आने वाली नस्लों को बचाना है। हमने बड़ी मुश्किलों से फाटा का मर्जर किया, जिसके अंदर भी फजल रहमान साहब नहीं चाहते थे। अब फजल रहमान जो है वो अंसारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। इस्लाम के नाम पे आप
कमज़ोर जहनों को, नाजुक जहनों को जब आप ट्विस्ट करना चाहते हैं, जब दूसरी तरफ 22 लाख मदरसा के बच्चों को पहली दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जैसे पहले लोग जान छुड़ाया करते थे, उनको फर्स्ट टाइम हम ओनरशिप दे रहे हैं, मदरसा रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उनको फर्स्ट टाइम किसी एजुकेशन बोर्ड के नीचे ला रहे हैं, उनको वेल इक्विप्ड कर रहे हैं, उस टाइम अंसारुल इस्लाम बनाने की, अगर अंसारुल इस्लाम बनाना है पहले से है, नहीं, उसको ओनरशिप दी ना, मलेशिया कर लिया, प्रॉपर उन्होंने कैप्स पहनी हुई है, उन्होंने ड्रेस यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करें, उसके ऊपर फख्र करें। और जब फजल रहमान साहब बात करते हैं तो वो वाकई गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने लिए फोर्स करनी है, तो फिर इसका नाम अंसारुल इस्लाम न रखें, इसका नाम अंसारुल फजल रहमान रखें। ये उन्होंने अपनी पर्सनल वो कहे, इस्लाम का नाम मत यूज करें, दिस इज टू मच ऑफ इन दिस कंट्री। इस पे मजीद बात करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपका बहुत तज्जिया है, आप क्या समझते हैं कि मौलाना यानी इतने डेस्परेट हो गए हैं कि इतने डेंजरस किस्म की ब्रिंक्समैनशिप कर रहे हैं? बिकॉज ये एक खासी खतरनाक किस्म की ब्रिंक्समैनशिप है, एक यूनिफॉर्म मिलिशिया क्रिएट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोई साहब, आप खुद साहिब नज़र और साहिब इल्म है। मैं जमहूरियत में एहतजाज को जमहूरियत का हुस्न हमेशा समझता हूँ और पुरअमन एहतजाज हक देता हूँ, समझता हूँ कि हर एक का हक है। मौलाना साहब जिस हद तक जा रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। ये मौलाना साहब इमरान खां को गिराना नहीं चाह रहे, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। एक तरफ तो अब्बू बचाओ मुहिम है, वो अब्बू बचाओ और चाहे भाई बचाओ, दूसरी तरफ भी अब्बू बचाओ है। मौलाना साहब लूजर रहे हैं 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत आ गई और वफाक और अच्छी खासी नशिस्तें आ गई। मुस्लिम लीग नून के खून के पास नून के पास पंजाब में भी अपोजिशन लीडर है और हुकूमत में भी, फेडरल में भी। मौलाना के पास कुछ नहीं रहा। पहले ही इजलास में APC के कहा कि जी फौरी तौर पे रिजाइन दे दें तमाम पार्टी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, उन्होंने हमेशा फौज की नर्सरी में भी पले, अच्छा खासा उन्होंने सांस लिया और उसके बाद जमहूरियत में भी रहे, बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी की रहे। तो मौलाना साहब ने जब डेस्परेट हो गए बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मुझे आज दुख होता है जो उन्होंने फोर्स बनाई और हमारे अदारे सोए हैं। फोर्स आपकी कौन सी है? पाकिस्तान फौज जो आपकी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। जो मैं और आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी वजह है किसी माँ का बेटा, किसी औरत का सुहाग, किसी का बाप, किसी का नवासा सरहदों पे है। ये फोर्स बनाकर नारे क्या लगवा रहे हैं आप, वो बीब लगानी पड़ जाएगी। परसों एक कैदी पेशी के लिए मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए, उधर नारे क्या लगे वो आपको मैं फुटेज भेज देता हूं। हम सियासी है और कानूनी जंग को ना जाने मुल्क को दाव पे क्यों लगा रहे हैं? भाई मौलाना साहब आपका हक है, आप एहतजाज करें। अगर इमरान खान साहब 126 दिन कर सकते हैं तो आप 176 दिन करें, लेकिन खुदा के वास्ते अदारों को टारगेट ना करें। जो पैगाम आप दे रहे हैं कि 27 को चलेंगे और 31 को पहुंचेंगे, इस 5 दिन के दौरान जो आपका 27 को इसलाह जो कश्मीर यकजहती वाला मजमा बाहर आएगा, क्या वो वापस चले जाएगा? 30 को फिर आएगा। इतने सवालात जन्म कर दिए हैं। और सबसे ज्यादा खुशी कौन हो रहा है इस धरने के लिए? कश्मीर और अफगानिस्तान में खुशी मनाई जा रही है, इंडिया में मनाई जा रही है। और यार जिस अवाम के लिए आप कह रहे हो, इस पूरे मुतालबात में मौलाना साहब की तमाम तकरीरें ले आए, कहाँ लिखा हो कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को वो तालीम मिले जो 22 करोड़ आवाम को मिल रही है, वो इलाज आम आदमी को मुयस्सर हो जो इनका हो। इमरान हुकूमत छोड़ दे, इमरान हुकूमत छोड़ दे। भाई इमरान की हुकूमत गिराओ, एक आईनी हक है, अदम एतमाद ले आओ, लेकिन ये जत्थे और जुलूसों से ये भी हक है, लेकिन फोर्स बना के अदारों को टारगेट करना, मौलाना साहब ये खूनी खेल ना खेलने इस मुल्क के साथ। आगे ही आपको पता है डॉक्टर साहब, आपने पूरी दुनिया साथ रहिए जरा। एटमी पावर होने की वजह से हम पे बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि यहां इंतसाब पसंदों के हाथ एटमी पावर ना आ जाए। ये मैसेज दे के आप दुनिया को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कर रहे हैं। मौलाना साहब मेरी गुजारिश है, ये जत्थों वाली सियासत ना करे, एहतजाज मन वाली करे। जरा बिल्कुल सही, बिल्कुल। जरा मुझे हिना परवेज भट्ट साहिबा को लेने दीजिए। हिना, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। आप चूंकि थोड़ी लेट थी हमें ज्वाइन करने में, इसलिए हम शुरू में आपसे नहीं ला सके आपको डिस्कशन में, लेकिन आपने थोड़ा सा इसका पार्ट ज़रूर सुना।
ये जो इसे कहते हैं मौलाना जत्थों की सियासत कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म उन्होंने मलेशिया को यूनिफॉर्म पहना के हाथों में डंडे पकड़ा दिए हैं और उसकी फुटेज पूरी दुनिया देख रही है। इन हालात में पीएमएलएन के लीडरशिप जो है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने खुल के मौलाना को सपोर्ट किया। क्या पीएमएलएन कुछ समझा भी पाएगी मौलाना को कि ये पॉलिटिक्स खासी खतरनाक है, इसकी बड़ी इंप्लीकेशंस हैं फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान? ये जत्थे, ये यूनिफॉर्म, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक बिल्कुल उनकी जो ये फोर्स है, मैंने भी देखा कल से ट्विटर पे भी काफी चल रहा था, मीडिया पे भी, लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही होएगी। मुझे लगता है कि शायद देखिए ये एक उनकी जो ये फोर्स है, ये सिर्फ एक पीसफुल और ओवरऑल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब लास्ट टाइम अभी ये धरने की बात कर रहे थे, 126 दिन का धरना था, तो उसमें ये पीटीआई के जो अपने वर्कर्स थे, अभी ताज गुल साहिबा ने कहा कि बड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट थी। मुझे लगता है इनको याद नहीं है कि इनके पास खुद डंडे होते थे जिसपे कील लगे होते थे और उन डंडों को इन्होंने पुलिस वालों को उससे मारा था। इसके अलावा आप देखें कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, पीटीवी पे अटैक हुआ। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो प्रोटेस्ट होएगी ये पीसफुल होएगी, और अगर ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत हम इस तरह की कोई फोर्स है जो सिर्फ एक पीस को मेंटेन करने के लिए, देखिए आपको तो मौलाना साहब के जो लोग हुए वो बहुत ज्यादा मतलब अगर जहां तक हमें लग रहा है, अगर मौलाना साहब की प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होती है तो 25,000 से ज्यादा लोग वहां होंगे, और उन लोगों को वहां कलेक्ट करना और उनकी पीस मेंटेन करना इज अ बिग थिंग। सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से आप कैसे कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल नहीं होएगी? आपको मौलाना साहब ने ये क्लियरली कहा है कि प्रोटेस्ट पीसफुल होएगी। पीएमएलएन कोई ऐसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी जो पीसफुल नहीं हो। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और ये यकीन दहानी कराएगी आपको सारी ऑपोजिशन, बिकॉज हम नॉन पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होएंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट चीज है कि हम जो इमरान खान साहब ने किया है वो हम नहीं करेंगे। हम पीडीवी पे अटैक नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट पे अटैक नहीं करेंगे, हम डंडे कीलों से लेके पुलिस वालों को नहीं मारेंगे, हम बिल जो है कंटेनर पे खड़े होके नहीं जलाएंगे। लेकिन ये सब चीजें हमें सिखाने वाले इमरान खान साहब ही हैं। भट्टी साहब, ठीक, भट्टी साहब वो कह रहे हैं कि गारंटेड है कि पीएमएलएन कम से कम जो है ना। डॉक्टर साहब मुझे लगता है हिना साहबा पॉलिटिशियन में बहुत सीनियर है। मैंने तो इतनी बातें नहीं सुनी जो इन्होंने कह दी है कि पीसफुल करेंगी। इन्हें शायद हिस्ट्री का नहीं पता, पाकिस्तान में कितने मार्च हो चुके हैं और कितनी मूवमेंटें चल चुकी हैं, चाहे निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट हो, इफ्तिखार चौधरी की हो, बेनज़ीर साहब का लॉन्ग मार्च हो, इमरान खान साहब का हो। आज तक मुल्क में 2 फोर्सें नहीं बनी। मैंने यूनिफॉर्म वाली फोर्स नहीं देखी। ये कह रहे हैं पुरअमन करेंगे। अगर वो पुरअमन करेंगे, आपको यकीन है पुरअमन करेंगे, तो फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अलग पेज पे क्यों है? एक तरफ तो नवाज शरीफ जेल में बैठे हैं, उनका हक है प्रोटेस्ट उनकी जमात करना, मैं उसको कभी भी नहीं इग्नोर करता। अपने बेटे को भेज रहे हैं कि आप मौलाना से कोऑर्डिनेशन करें और अपने सगे भाई शहबाज शरीफ जिसने ज्यादा मेहनत की उसकी वजह से। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं इसका भी आपको आंसर देती हूं, क्योंकि नैब को यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। तो हुसैन अच्छा, मैडम मान लिया लेटर कि खुदा ना खास्ता हमारे ये लीडर्स भी ना बचे, तो उनके पास तो एटलीस्ट कॉपी हो लेटर के क्या करना चाहिए। अच्छा हिना साहब आपने मैं हैरान हूं कि आप मरियम से ज्यादा विजन है। मरियम नवाज बिल्कुल अभी बच्ची है, आप जरूर उसे ट्रेनिंग दें। अच्छा ये बताएं, 3-4 दिन पहले नवाज शरीफ साहब एक पेशी पे गए और मेरी फौज के खिलाफ नारे लगाए गए और एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां था, उनके बारे में कोई सजा जजा होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, मैं उधर हेयरिंग पे थी। ऐसी कोई मुझे पता है आप मरियम नवाज की जगह लेंगी। देखिए कोई ऐसे नहीं, मरियम नवाज की अपनी जगह है, मैं क्यों उनकी जगह लूंगी? मियाँ साहब की हेयरिंग पे मैं खुद थी और ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी, ऐसी कोई नारे नहीं हुए। कुछ लॉयर्स ने शायद कोई बात की हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई फौज के खिलाफ नारे नहीं हुए। हम स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी आर्मी हमारी इस्टेब्लिशमेंट नंबर 1 प्रायोरिटी पे, इस पे ऐसी कोई बात नहीं। हम कभी भी अदारों के खिलाफ नहीं खड़े होते। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब दोनों जो है वो सेम पेज पे हैं। और आज आपको आज भी दोबारा हिना साहिबा भट्टी साहब मुझे बेनजीर नजर आ रही है।
मुझे हिना परवेज भट्ट में या मरियम बेनजीर साहबा नजर आ रही हैं, अचानक मैंने पहचान या मरियम नवाज, और मैं डॉक्टर साहब आपको एक फुटेज भेजने लगा हूं, उसमें नारे भी हैं। हो सकता है मेरे कान खराब हो, मेरी आंख बिनाई चले गई है। भेज दे, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक में फुटेज भी देख लेता हूं। आप मुझे फुटेज भेजिए भट्टी साहब मुझे व्हाट्सएप कर दें फुटेज, मैं फुटेज भी देख लेता हूं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आके इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, अगर एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान यूनिफॉर्म पहना के अंसारुल इस्लाम के जत्थे खड़े कर रहे हैं, उनको ग्राउंड में बिठा रहे हैं, उनके मार्च पास करा रहे हैं और एक अजीबोगरीब किस्म का समा पैदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सी खबर रसा एजेंसीज़ हैं, जैसे कि जो फ़ौरन, जैसे मेरे हाथ में गालिबन ये एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका ये टाइटल है कि क्या मौलाना ख़ुद से आ रहे हैं। कुछ अंग्रेज़ी अखबारात के एडिटोरियल भी हैं और ये चहमगोइयाँ भी हैं कि मौलाना को पाकिस्तान के अंदर भी शायद मौलाना कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे और मौलाना को कुछ धड़ों की सपोर्ट हासिल है या कोई सेक्शन की सपोर्ट हासिल है या खुदा न खास्ता कहीं इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, और मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत को दबाव में लाया जाए, इमरान खान की हुकूमत को डराया जाए। मेरा ये ख्याल नहीं है, मेरा ये एनालिसिस नहीं है। बहरहाल ये एक बहुत आपके कानों तक भी ये बात पहुँची होगी, अब छपी रही है कि चीज़ छपती ना तो मैं ना इसको कहता, ये आपके सामने है। क्या मौलाना खुद से आ रहे हैं, तो ये तासुर जो है कम अज़ कम पैदा हो रहा है। क्या जरताज गुल साहिबा, आप वज़ीर मुमलिकत हैं, यू आर अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, क्या आपकी जो कैबिनेट है वहाँ पर भी ये परेशानी है कि पाकिस्तान के अंदर से मौलाना को कहीं से कोई सपोर्ट मिल रही है, मौलाना इमरान खान और आपकी हुकूमत और कैबिनेट को डराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, जब आप किसी फोरम पे बैठते हैं ना और आप मुल्क की तारीख के फैसले भी करते हैं या आप क्रिटिसिज्म भी करते हैं या आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी लड़ते हैं, या तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके ऊपर खुद क्या गुजरते हैं या आपको वो पता होना चाहिए, या आपको इलाके की मेंटालिटी डॉक्ट्रिन का पता होना चाहिए। जब आपको इलाके का भी नहीं पता, जब मैं हमेशा से कहा करती थी कि आप फाटा के लिए बैठ के ना, मैकडॉनल्ड में बैठ के और कौसार में बैठ के मत फैसले किया करें। जब कुछ पार्टियां क्रिटिसिज्म किया करते थे, मैं उनसे पहले आपने कभी फाटा में जाके देखा भी है, कभी कोई प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कौसार पे तो ज़्यादातर आपकी पार्टी नहीं मैं जब फाटा के फैसले किया करते थे ना, तो फाटा के बारे में जब बात करते हैं तो कभी इन्होंने इसे पेशावर से या इस्लामाबाद से चल के देखा भी होता है कि फाटा के लोगों के ऊपर क्या गुजरती है, क्या इनको पता भी है कि ये कौन लोग हैं, इनकी क्या मेंटालिटी है। जब आपने इनको जिस टाइम मुजाहिदीन के टाइम पे आपने इनको खड़ा किया, इनको साथ दिया कि आप साथ वॉलंटियर करें, लोगों ने वहां पे शादियां की, वो 40 वार आपने देखी है ना, फिर वो सारे के सारे लोग आप हमारे लिए छोड़ के चले गए, फिर आपने कहा कि जी ये तो तालिबान बन गए, तालिबान के बाद आपने कहा जी फिर उनसे डिसोसिएट हो जाए। कहां जा रही है इसको लेकर आप? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब आपका विजन नहीं होता ना, जब आपको पता नहीं था ना, डू नॉट मेक स्टेटमेंट्स। जब आप अपने स्पोक्स पर्सन को देखते हैं, देखें व्हाट कैन आई गारंटी, मैं आपकी गारंटी नहीं दे सकती हूँ, मैं भट्टी साहब की गारंटी नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ अपनी और अपनी पार्टी की गारंटी दे सकती हूँ। मुबारक हो उन लोगों को कि आप पाकिस्तान दुश्मनी में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दुश्मनी में इतने आगे चले जाते हैं। क्या आप फजल रहमान की चीज है कि क्या मौलाना खुद से आ रहे हैं, ये कि फजल रहमान की दुश्मनी, इमरान खान की दुश्मनी में आप इतने आगे चले जाते हैं, क्या फजल रहमान के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं? आपको पता भी है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं, बनो के अंदर उन्होंने कौन से फतवे लगाए हैं, अब्दुल खेल में पहाड़पुर में क्या होता है, डीआई खान में उनका 2% वोट भी नहीं रहेगा, वो अपना इलेक्टोरल वो हार गए वोट। आपने एक बंदे को हटाना है, लेकिन आपको मुद्दा समझ नहीं आ रहा, और मुद्दा समझाने के लिए आप उसको अंधाधुंध सपोर्ट करें, कभी अबू बचाओ कभी करप्शन बचाओ, और आप अभी भी उन्हीं स्टेटमेंट्स के अंदर पड़े हुए हैं कि जी आपने जब धरना दिया था, चलो हमने तो आपको धरना देना सिखा दिया है, आपने ये कभी सोचा कि आप फिर इन्हीं बच्चों को रेडिकलाइज करके ये जो मलेशिया प्राइवेट आर्मी पाकिस्तान के आईन के मुताबिक नहीं आप बना सकते हैं, यूनिफॉर्म मलेशिया आप नहीं बना सकते हैं। हम जिस टाइम पे ट्राइबल जिरगा किया करते थे ना, तो वो कहते थे कि ट्राइबल सरदार और ये गवर्नमेंट के साथ और उनके साथ मिलके ये पॉलिटिकल एजेंट के साथ वो करेंगे, मिलके लोगों के साथ फैसला करेंगे तालिबान का। मैं तब भी उसके खिलाफ होती थी कि आप तो चले जाएंगे फैसले करके, वो हमारे सर के ऊपर बैठे रहेंगे। अब ये किधर जाएंगे, किधर लोगों को लेकर जाएंगे? इतनी मुश्किलों से, मैं फिर कह रही हूँ 70,000 लोगों को आपने, इनके पैसे किधर से आ रहे हैं,
इनको फंड कौन करेगा? ये एक अलग issue। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपका एक इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, आपने फेटअप से निकलना है, एक सेकंड, आपने फेटअप से निकलना है और आप कह रहे हैं कि हम बैंड आउटफिट्स को खत्म करें। अब पाकिस्तान की आप इमेज बिल्डिंग करें तो फजल रहमान क्या इमेज बिल्डिंग करेंगे पाकिस्तान की कि मैं जत्थे बना रहा हूं, अच्छा ठीक, मैं प्राइवेट मलेशिया बना रहा हूं। आपका पर्सपेक्टिव है, मेरा वैसे जवाब मुझे नहीं मिला। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो मसलसल कुछ फॉरेन वेबसाइट्स हैं बाकायदा लिख के कह रही हैं, क्या मौलाना खुद से आ रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट का उर्दू सेक्शन है, कुछ पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार भी ऐसा तासुर दे रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी चल रही, आपको क्या समझ आ रही है? PMLN की सपोर्ट तो चले, हमने माना कि PMLN की सपोर्ट है, पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है, लेकिन कहीं और से भी क्या मौलाना को सपोर्ट मिल रही है? पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, जुबान पे अल्फी, जो सहाफत आजाद है, ये है आज का असल जवाब आपका। सहाफत आजाद है, मुंह पे अल्फी, पाँव पे बेड़ियां, वो बड़े जो थे, अभी मैं उनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। हाँ, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री बताती है, जो मेरा 30 साल सहाफत का तजर्बा है, हमेशा मौलाना साहब अपनी मर्जी से बन्नू से डेरा इस्माइल खां नहीं जाते। सरकारी ज़मीन, किसकी ज़मीन किस किस को उनको मिली, इस्लामाबाद में किस किस के घर में कौन कौन सी जगह उनकी प्रॉपर्टी है, उनके मदरसों को पैसे कैसे आते थे। मेरा बीइंग ए जर्नलिस्ट दिल नहीं मानता कि वो अकेले तनहा लॉन्ग मार्च या इतना बड़ा मार्च का रिस्क ले। अब किस लेवल पे सपोर्ट है, किस फैक्टर से सपोर्ट है, कितनी सपोर्ट है, कभी क्योंकि सपोर्ट करने वाले जरताज गुल सब मुस्कुरा रही है, इनको भी नहीं सामने आते थे जो इनको सपोर्ट करते थे जब धरना था, वो भी सामने नहीं आते थे। उनकी खूबी यही है, वो कर भी सब कुछ जाते और नजर भी नहीं आते, यही उनका हुस्न कारकर्दगी है। तो पॉसिबल है कि कोई ना को, लेकिन नून लीग खुद कंफ्यूज है, मौलाना को मेला लूटने नहीं देना चाह रही, पीपल्स पार्टी अबू बचाओ मुहिम है। इनफैक्ट इस पूरी दोनों तीनों जमातों में इस वक्त आवाम बेचारी पिस रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, लाकानूनियत से, चोरी से, जुल्म से, नाइंसाफी से। मौलाना साहब, आप वाकई ही कच्ची गोलियां नहीं खेलते, लेकिन कई दफा पक्की गोली भी गले की हड्डी बन जाती है। तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब जो करना चाह रहे हैं कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन है कि जो एक काउंटर, हाँ एक काउंटर क्वेश्चन है, ये सही है कि जहनों में शक पैदा होता है, लोग लिख भी रहे हैं, चहमगोइयां भी हो रही हैं, लेकिन मौलाना की जो ऑप्टिक्स है, मतलब जत्था बनाना, अंसारुल इस्लाम, उसको यूनिफॉर्म पहनाना, उसको, हाँ मतलब जिधर शक आपका जाता है उधर से ये इजाजत नहीं हो सकती कि आप एक जत्था बनाएं, जत्थे को यूनिफॉर्म पहनाएं, डंडे उसके हाथों पकड़ा दें, ये फिर नहीं हो सकता सर। ये दोनों चीजें इकट्ठी तो नहीं हो सकती। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये दोनों चीजें इकट्ठी हो नहीं सकती। मैं आपके स्मार्ट और हसीन होने का थोड़ा सा फायदा उठा लेता हूं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता हूं। MQM मैंने नहीं बनाई थी, एक स्टाइज आई वो किसी के हाथ में नहीं रही। लश्करे जंगवी मैंने नहीं बनाई थी। स्मार्ट है तो आपको इतना तो बड़ा नहीं, लश्करे जंगवी मैंने नहीं थी बनाई, एक स्टेज में मेरे हाथ में भी नहीं रही। सेनेट के इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुए, लेकिन मैं कहीं नजर नहीं आया। ईमानदारी से क्या बात है, जिस दिन सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, मुझे यकीन है पाकिस्तान में चूहा हाथी पैदा कर सकता है। मुझे यकीन है कीड़ी हाथी को खा सकती है, खाली कुचल नहीं सकती, कीड़ी हाथी को खा सकती है। तो ये कुछ ना कुछ बात होती है। और आखिरी बात, इसके बाद आपकी दोनों मेहमान के गुस्से में ना आके मेरा सर फोड़ दें। एक धरना वुकला का था, वो वुकला ने दिया, पॉलिटिकल पार्टी का इफ्तिखार चौधरी के धरने से कोई लिंक नहीं था। नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर थे और मोहतरमा शहीद बेनजीर भी मुल्क से बाहर थी। वो धरना शुरू हो गया, वो एक इशारे पे था, वो फिक्स धरना था, 100% धरना था, 1 अरब% फिक्स था। गुजरांवाले एक जमात पहुंची जिसके लीडर बाद में है, जो इस धरने के हीरे थे, जो आजकल कोट लखपत जेल में है। मुझे पता चला कि शेखुपुरा, ये मैं खबर दे रहा हूं ईमानदारी से, उनसे लाइन पे ले ले, खैर फोन उनके पास है, लेकिन आपको जेल वाले आम नहीं बताएंगे फोन है, क्योंकि रोजाना सिमें चेंज होती हैं। अच्छा जरा हिना को भी मुझे लेने देना, ये आपने बात एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। नहीं, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, और बात खत्म हो गई 1 मिनट। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर सुना है कि शेखुपुरा पुलिस आप पे अटैक करने वाली है, 40 से ज्यादा गाड़ियां आंसू गैस और रबड़ बुलेट की चली हैं। उन्होंने कहा आरिफ फिक्र ना करो, हमारी कमिटमेंट है, हम पे कोई अटैक नहीं करेगा और गुजरांवाला हम सरखुरू हो जाएंगे। मैं कैसे मान जाऊं कि आप पसे पर्दा रह के कुछ नहीं करते। यार मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ करा दीजिएगा इन दोनों लीडरों से।
आरिफ हमीद भट्टी साहब ने सारा वक्त ही ले लिया। हिना भट्ट साहिबा से मैं पूछना चाह रहा था, हिना भट्ट साहिबा मैं एक ब्रेक ले लूं, हम ब्रेक से वापस आते हैं। मैं आपसे ही बात का आगाज़ करता हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान क्या कोई डिफरेंसेस हैं मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से। इससे बात का आगाज़ करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं चलता हूँ हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की तरफ। PMLN की रहनुमा है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है पंजाब की। हिना साहिबा, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने ये कहा कि PMLN कभी भी मौलाना की अगर कोई वायलेंस होगी उनकी तरफ से कैंपेन में या धरने में या मार्च में तो PMLN उसका हिस्सा नहीं बनेगी। ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिस पे भट्टी साहब को यह एतराज़ था कि किस हद तक आपकी एक्सेस है, कितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो जुज़बुज़ थे इस चीज़ पे। लेकिन अगर आपके पास वाकई इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपको इतनी एक एक्सेस हासिल है PMLN की, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो एक ख़त लिखा है मौलाना फजल रहमान को, उस ख़त में क्या है और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं मौलाना के हवाले से? देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि जो लॉयर्स वाले स्लोगन की बात की कि अगर कोई लॉयर्स ने कोई स्लोगन ऐसा रेस किया तो वो बिल्कुल PMLN का अपना स्टांस नहीं है, और कोई ऐसा स्लोगन रेस करे वो हमारी पार्टी का स्टांस नहीं है। हम बिल्कुल आर्मी और स्टेट इंस्टीट्यूशन सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सेकंड चीज़, आरिफ हमीद भट्टी साहब को 2014 में भी तब ये PTI और ताहिर कादरी को कंडेम करना चाहिए था जब उन लोगों ने, इनके वर्कर्स ने पुलिस पे अटैक किया था। आप ज़रूर ऐसी सब चीज़ों को कंडेम करना चाहिए, तब भी करना चाहिए था। तीसरी बात, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बहुत अच्छी की, मीडिया सेंसरशिप की, बिल्कुल सही। एल्फी लगी हुई है मुंह पे, कान बंद है, आई एग्री। लेकिन जब मरियम बीबी के जलसे हो रहे थे और वो जलसों का टिकर भी नहीं चलाया जा रहा था, तब आपने क्यों नहीं आके ये बात की? तब क्यों नहीं ये कहा कि मीडिया जो है उसकी सेंसरशिप हो रही है? और अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होगी, डेमोक्रेटिक, अच्छा आप जरा रुके ना, मेरे सवाल का, अच्छा ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। इसको मीडिया नहीं, भट्टी साहब मैं इस पे पूरा कर लूं, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर सवालों के जवाब तो रह गए। गोलियां चलाई जाती है, सहाफियों पे गोलियां चलाई जाती हैं। हिना परवेज साहिबा के दौर में सहाफियों पे गोलियां चलाई जाती हैं। अगर कहेंगी तो मैं पूरी डिटेल दे दूंगा किस जर्नलिस्ट पे 2 दफा गोलियां चलाई गई, वो जगह बता दूंगा, वो विटनेस बता दूंगा। कहता है ना छेड़े हमें, जिस भी दौर में मीडिया को सेंसरशिप की जाए, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, अगर तब भी कंडेम करना, अभी भी कंडेम करना बनता है। अच्छा, अगर मीडिया की किसको कहते हैं? अच्छा, हिना बीबी आप शर्त लगा रहे मरियम की जगह लेगी। खलाई मखलूक कौन है? ये तो मरियम नवाज ना, किसको कहते हैं आप? ये आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने अब जरताज की बात पे, मैंने जरताज को आंसर करना है। जरताज ने कहा कि हम रीजन ढूंढ रहे हैं इमरान खान साहब को चेंज करने का। मेरे सवाल का क्या हुआ? मैं अभी आपका भी आंसर करूंगी, अभी आंसर करूंगी। मैंने तो पूछा था कि जो खत लिखा है नवाज से, अभी आंसर करूंगी, आपके सवाल से एंड करूंगी। जरताज, मैं आपसे ये भी सवाल करूंगी इसके बाद कि आप हमें एक रीजन दे दें कि हम इमरान खान साहब को क्यों रखें। आप मुझे बताएं कि आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की जो कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ है दैट इज 6% और बाकी साउथ एशियन नेशंस की 6 to 8% है, और पाकिस्तान इस पॉइंट पे 3% से ग्रो कर रहा है। महंगाई हमारी 11% पे है और 13% पे पहुंच जाएगी। अब मैं आपके सवाल के जवाब मांगता हूं इनसे, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दे दें कि नवाज शरीफ साहब ने जो खत लिखा है, नवाज शरीफ साहब ने जो खत लिखा है मौलाना को, उसमें क्या है? क्योंकि आपको नवाज शरीफ साहब ने जो खत लिखा है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पार्टी मौलाना साहब को सपोर्ट करेगी। मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों सेम पेज पे हैं। आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है जिसमें वो गाइडलाइंस जो मियां नवाज शरीफ साहब ने दी हैं वो डिस्कस हुई हैं। मौलाना साहब बुध के दिन मोस्ट प्रॉबेबली शहबाज शरीफ साहब को मिलने आ रहे हैं और पूरा ऑफिशियल प्लान जो है वो मीडिया के सामने आ जाएगा। इससे पहले कहा जा रहा था परवेज रशीद साहब को नहीं बुलाया, ज़ुबैर साहब। आज सब लोग
इंक्लूडिंग जावेद लतीफ़ साहब, इंक्लूडिंग परवेज रशीद साहब, इंक्लूडिंग गवर्नर ज़ुबैर, एक्स गवर्नर ज़ुबैर साहब, हर बंदा मीटिंग में था। मीटिंग 2-3 घंटे की थी। उस मीटिंग में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो जो गाइडलाइन दी है वो मीटिंग में मियाँ शहबाज शरीफ ने सबको बताई है, और वो हम लोग प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ सेम है। नवाज शरीफ एक ही पेज पे है जहां तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक है। लोगों का विजन, लोगों की एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कैन बी डिफरेंट, बट दिस डेमोक्रेटिक पार्टी, मियां नवाज शरीफ साहब कायद है एंड ही मेक्स द फाइनल डिसीजंस, और ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि इनमें कोई वो है। अब रुक जाए हिना, रुकिए हिना, मुझे बाकी दोनों गेस्ट को भी लेने दीजिए। मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, क्यों ना हटाएं इमरान खान को? सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई। सबसे पहली बात है कि तो वर्ल्ड बैंक की वो रिपोर्ट भी जरूर इनको पढ़नी चाहिए जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सबसे बेस्ट पॉजिटिव इकोनॉमी में 20 ममालिक में आ गया, जो सबसे ज़्यादा अपनी इम्प्रूवमेंट उन्होंने इकोनॉमी के अंदर की है। लेकिन ये जो नवाज शरीफ ने जो ख़त लिखा है फजल रहमान को, ये मुझे यकीनन पता है इन्होंने कैलिब्री फॉन्ट में कतरी ख़त लिखा होगा, और यही लिखा होगा कि रेंट है फजल रहमान चाहिए, लीडरलेस पॉलिटिक्स होगी, ये जेल के अंदर बैठा हुआ हूँ, शहबाज शरीफ मेरी मानते नहीं है, बेटे मेरे बाहर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और उसकी टीचिंग कर करके आखिर में वो पैसा बचाना है। तो इन द एंड इनके पास यही रह जाता है। जहाँ तक कि हमें क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो तो 2018 का आपका इलेक्शन था, उसमें हम जीत चुके हैं। जिसको शिकस्त, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन है, जाएं जाके दोबारा इलेक्टोरल कॉलेज में अपने आप को मुंतखब करवाएं। फजल रहमान को कुछ भी नहीं किया था। 2014 में इमरान खान साहब को फ्रस्ट्रेशन, 4 हल्के से आपने धांधली की थी जिसकी वजह से यही हुआ था। डोंट मेक इट बिलो द बेल्ट। वो ये मैं और आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे, बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, वही मेजबान है। भट्टी साहब, आप तो पाताल से खबर निकाल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बज़ाहिरन एक खत अपने साहिबजादे को भी लिखा है बरतानिया में, कुछ आपको मालूमात है वो क्या खत है? ये क्या कहानी है? ये क्या माजरा है? मैं डॉक्टर साहब एक तो वुकला की फुटेज आपको सेंड कर दिया, और जो हुसैन नवाज को मिला उसकी भी फुटेज आपको सेंड कर देता हूं। अब मैं चला सकता हूं, मुझे आप बता दें भट्टी साहब, मेरे पे मुद्दा डाल रहे हैं, क्या वो फुटेज चल सकती है? आप उसको नशर नहीं करेंगे, आप वो नशर नहीं करेंगे वो खत की। तो खत में उन्होंने लिखा है, मेरे सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा। उन्होंने लिखा है कि मैंने जेलों कड़ा। नहीं, मैं वो बता रहा हूं कि जो हुसैन नवाज ने खत, उसको आप नशर नहीं करेंगे, उसकी कॉपी भी आपको सेंड कर देता हूं। ये फकीर आदमी का काम ही खबर ढूंढना है, रिपोर्टर का काम खबर ढूंढना है। वैसे हिना से कहे, उन्होंने लिखा है मेरे सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा। लेकिन वो बेचारे कैदी है ना, कैदी को मौलाना साहब कैसे छुड़ाएं? सख्तर से तो आ सकते हैं, ढक्कन उठाने, वो बड़ी अच्छी न्यूज़ दी थी कि ख्वाजा आसिफ वाली पैसा कमा के बेटे बाहर ले गए, वही बेटे भी अब नवाज शरीफ की नहीं मानते। कितना जुल्म है आप सोचें। बेचारे प्री बार गेन करना चाहते हैं, लेकिन वो जो मनी लॉन्ड्रिंग की है वो पैसे बेटे वापस नहीं करना चाहते। इमरान खान ने गलत किया, एक एफआईए एजेंट को कहा कि ख्वाजा आसिफ, इमरान खान ने गलत किया कि एक मुंतहिब नुमाइंदे आर्टिकल 6 गलत नहीं लगवाना चाहिए। मैं आज भी उस पर कायम हूं, मैं किसी पार्टी का स्पोक्समैन थोड़ा हूं। वो बिल्कुल इमरान खान ने गलत किया, ब्लो दी बेल्ट किया। अच्छा, वक्त बिल्कुल हमारा खत्म हो गया। मेरा तमाम हमारे जो गेस्ट हैं, हिना भट्ट साहिबा का, भट्टी साहब का, जरताज गुल साहिबा का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान जो जत्थों को यूनिफॉर्म पहना के हाथों में डंडे पकड़ा रहे हैं, इसकी बड़ी सीरियस इंप्लीकेशंस हैं। इसी प्रोग्राम में सबसे पहले इस चीज़ की निशानदही की गई थी कि 27 अक्टूबर की सिंबॉलिक वैल्यू है। मौलाना का अपनी मिलियन मार्च का आगाज़ करना जो है 27 अक्टूबर से बहुत परेशान कौन है। इस चीज़ को फॉरेन ऑफिस ने उठाया। अब मैं समझता हूँ और तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान के और ज़िम्मेदार इदारों को ज़रा गौर करना पड़ेगा कि ये जत्थों को यूनिफॉर्म पहनाना और डंडे पहनाना RSS की तरह, इसकी इम्प्लीकेशंस इंटरनेशनली क्या है। यहीं पर बात को छोड़ता हूँ, कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।